अन्नदाता, अन्नदाता, नीति तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसान का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं आयुषी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। त्याग और तपस्या का दूसरा नाम है किसान। कृषि ही उसकी भक्ति है और कृषि ही उसकी शक्ति है। कृषि ही उसकी निद्रा है और कृषि ही उसका जागरण है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। लीची के फलों की तुड़ाई के पहले और बाद में कई पहलुओं पर ध्यान देना जरूरी है। बायोफ्लॉक पद्धति से मछली पालन करके किसान होंगे मालामाल। लीची के बागों में फल परिपक्व होने की कगार पर है और किसानों को इससे अधिक लाभ लेने के लिए फलों की तुड़ाई के पहले और बाद में कई पहलुओं पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि इस समय की गई थोड़ी सी लापरवाही के कारण आपको फलों का अच्छा दाम नहीं मिलेगा। तो कौन कौन से हैं वे पहलू जिन्हें अपनाकर आप लीची के फलों से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, जानते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण कुमार तिवारी से। तो फलों की रानी लीची की जब जैसे हम बात करते हैं वो हमें तुरंत ख्याल आता है वो रुखड़ा साइज उसका ऊपर का चमड़ा और अंदर पूरा गूदा और रस से भरा हुआ वो लीची। हम चाहते हैं कि छिलका पतला हो, गूदा बहुत ज़्यादा हो, रसीला हो और बीज भी छोटा हो। तो इसके लिए हम एक तो वैरायटी पे निर्भर करता है ये कि हमारी जो डिजायर्ड क्वालिटी है जो जिसको हम चाहते हैं वो वैरायटी के अनुसार मिलेगा। दूसरी बात है कि कुछ हद तक हम इसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, प्लानोफिक्स करके दवा आती है, 5 बूंद 1 लीटर पानी में आप उसको घोलें और टीपोल करके दवा आती है वो ले लें और फल में छिड़काव करें। तो फल में छिड़काव करेंगे तो इससे हमको फ़ायदा ये होगा कि फल झड़ेंगे नहीं। दूसरी बात आई कि आपका फल जो है बहुत अच्छा हो, फल फटे नहीं, कुछ बीमारी नहीं लगे। तो इसके लिए है कि आप कैल्शियम सल्फेट, बोरोन दोनों को मिला करके छिड़काव कर सकते हैं। तो कैल्शियम सल्फेट आप करीब 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से और बोरोन जो है करीब 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से मिला करके और फिर से वही टिपोल करके 15 दिन के अंतराल पर जब आप छिड़काव करेंगे तो आपकी जैसी गुणवत्ता युक्त लीची चाहिए वैसी होगी। और यदि बात करें फलों की तुड़ाई की, तो फलों की तुड़ाई के 15 दिन पूर्व कीटनाशी दवाओं का छिड़काव बंद कर दें। इस बात का ध्यान रखें कि लीची के फलों में तुड़ाई के बाद मिठास की वृद्धि नहीं होती है, अतः इसकी सही परिपक्वता की पहचान करके फलों के पूर्णतः परिपक्व हो जाने के बाद ही तुड़ाई करें। परिपक्वता का निर्धारण फलों के रंग के साथ साथ किस्म विशेष की मिठास के आधार पर किया जा सकता है। कुछ फलों को चक्कर देख लें, लाली लिए हुए फल स्वाद में मीठे हुए हैं या नहीं। किसान भाई अब ध्यान देने की बात है कि जब आप फल की तोड़ाई करने वाले हों तो किसी भी कीमत पे आपको पानी नहीं देना है, नहीं तो सिंचाई नहीं करनी है, नहीं तो रक्षा में हत्या हो जाएगी।
पानी का स्प्रे भी नहीं करना है कि आप पानी देंगे कि पौधा को बढ़िया से पानी मिले, वो फल फट जाएगा, तो उस समय पानी नहीं देना है। दूसरी बात कि ऐसे भी फल फट सकता है, सिंचाई नहीं कर रहे लेकिन फिर भी कुछ फल फट सकता है, तो इसी के लिए हम बोरेक्स का स्प्रे करवाए थे। अब बात आती है कि फल मान लीजिए मैच्योर्ड हो गया, मतलब फल जो है अब बढ़ेगा नहीं, झड़ेगा नहीं, अब उसमें तोड़ने लायक हो रहा है, तो तोड़ने लायक हो रहा है तो उसमें रंग अच्छे आने चाहिए। अब तोड़ाई के समय आपको क्या करना है कि तोड़ाई आपको सिर्फ फल को नहीं करना है, और फल का तोड़ाई डंठल के साथ होना चाहिए, हो सके तो पत्ती के साथ भी करें, इसलिए लीची की तोड़ाई जनरली पत्ती के साथ करते हैं। और वो पेड़ का प्रूनिंग भी हो जाता है, लीची का पेड़ में को प्रूनिंग भी जरूरी है, तो इसलिए प्रूनिंग भी हो जाता है, पेड़ को फायदा हुआ, आपका फल को फायदा हुआ कि फल में कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे और फल ज्यादा दिन तक रहेगा। फलों की तुड़ाई सुबह जल्दी करें। तोड़े गए फलों को जमीन पर कदापि ना रखें। प्लास्टिक या पॉलिथीन की साफ चादर बिछाकर फलों को एकत्रित करें। ग्राइंडिंग के दौरान आकार के अनुसार फलों को छांटकर अलग अलग वर्गों में बांट लें। आमतौर पर 20 ग्राम वजन से कम और फटे व दागदार फलों को छांटकर अलग कर देते हैं। आकार में 25 ग्राम या उससे बड़े फलों को अलग एकत्रित कर अलग श्रेणी बनाएं। वर्गीकृत फल बाजार में अधिक शीघ्रता से बिकते हैं तथा उसकी कीमत भी अच्छी मिलती है। अब बात आई कि हमको ज़्यादा दिन तक रखना है, तो इसके लिए पैकेजिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। तो कोई भी फल के शेल्फ लाइफ को ज़्यादा दिन तक करने के लिए हम श्वसन की क्रिया को थोड़ा स्लो करते हैं, रोक तो सकते नहीं है, तो स्लो करते हैं। तो स्लो करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ा घटा देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा थोड़ा बढ़ा देते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं किसान भाइयों कि RFB बॉक्स में कोरुगेटेड होता है, मतलब वो धारी जैसा होता है, एक बक्सा होता है जो अच्छा होता है, जिसमें कि फल में चोट नहीं लगेगी, वो अच्छा से गद्देदार जैसा होता है, तो उसमें वेंटिलेशन कर देते हैं। थोड़ा थोड़ा आप देखे होगा, अच्छा सा बॉक्स के अंदर गोला गोला छेद जैसा होगा, तो गोला गोला छेद कर देते हैं ताकि थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड भी पास हो जाए, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन ना हो, और ऑक्सीजन भी थोड़ा थोड़ा मिलता रहे ताकि ज़्यादा दिन तक तो कोरुगेटेड बॉक्स का हम इस्तेमाल करते हैं पैकेजिंग में। लेकिन अगर आपको विदेश भेजना हो तो तोड़ने के तुरंत बाद आप सल्फर डाइऑक्साइड गैस आता है तो उसका भी फ्यूमिगेशन कर सकते हैं। ग्रेडिंग के बाद फलों को छिद्र युक्त कैरेट में रखकर सल्फराइड ऑक्साइड गैस से ध्रुमित करते हैं। इसके लिए फलों को एक प्रकोष्ठ में रखकर 500 से 600 ग्राम सल्फर यानी गंधक का चूर्ण प्रति टन फल के लिए जलाया जाता है। इस गैस से युक्त प्रकोष्ठ में 30 से 40 मिनट तक रखा जाता है। ध्रुमित करने के बाद फलों को 1 से 2 किलो के डब्बों में पैक किया जाता है। पैकिंग के दौरान किस्म का नाम, ग्रेड एवं पैकिंग की तिथि का उल्लेख करना आवश्यक होता है ताकि खरीदार को फलों की गुणवत्ता का पता चल सके। परिवहन में सहूलियत के लिए छोटे छोटे डब्बों को एक जगह पर रखकर प्लास्टिक की पतली पेटियों में बांधकर 800 से 1000 किलो तक बड़े पैकिंग बना लेते हैं। पैकिंग स्थान गृह का तापमान 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। फलों को 4 से 5 घंटों तक तापक्रम पर रखने के बाद ही डिब्बों में भरा जाता है। डिब्बों में भरने के बाद भी करीब 1 से 2 घंटे तक यही तापक्रम रखते हैं। इसे प्री कूलिंग भी कहा जाता है। इसके बाद फलों को विक्रय के लिए अपने बाजार में जिला मंडी, दूसरे प्रदेशों एवं विदेशों में भेजा जाता है। तो अब विशेष जानकारी जब लेनी हो तो हम बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में भी से भी जानकारी ले सकते हैं। अगर स्थानीय स्तर पर लेना हो तो कृषि विज्ञान केंद्र में भी जानकारी ले सकते हैं, और अगर और बाहर से और बृहद जानकारी लेनी हो तो लीची अनुसंधान केंद्र है मुजफ्फरपुर में, वहाँ से भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आप जब आप खेती करेंगे लीची की तो निश्चित रूप से आपकी आमदनी बढ़ेगी, आपकी आमदनी ज़्यादा होगी, आप समृद्ध होंगे, अंततः देश समृद्ध होगा। ब्रेक के बाद अब सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। आजकल कृषि क्षेत्र में नई नई तकनीकें इजाद हो रही है, जिससे सभी किसानों को फायदा हो रहा है। खासकर छोटे किसानों के लिहाज से देखें तो अभी मछली पालन की नई विधि काफी प्रचलित हो रही है, और वे है कंटेनरों में मछलियों का पालन, जिसे बायोफ्लॉक के नाम से भी जाना जाता है।
इस प्रणाली से किसान छोटी सी जगह में भी मछली पालन करके अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। तो चलिए इस बारे में विस्तार से जानते हैं रांची के मत्स्य विशेषज्ञ डॉक्टर AK सिंह से। आधुनिक दौर में मछली पालन की एक नई तकनीक को ज्यादातर अपनाया जा रहा है। इस तकनीक द्वारा कम लागत और कम पानी में ज्यादा मछलियों का पालन किया जा सकता है। इसको बायोफ्लॉक तकनीक से जाना जाता है। किसान भाइयों, आप मछली पालन के बारे में जानते हैं, इसकी जानकारी आपको पहले से है। मछली पालन में एक तालाब का होना जरूरी होता है जिसमें सालों भर पानी रह सके, और उसमें जो मछली का बीज डालते हैं वो हमारा 8 से 10 महीने में ही वो बड़ा हो पाता है और बेचने लायक होता है, तब उसे निकालते हैं। आज हम आपको एक ऐसी तकनीक के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें आप कम जगह में बिना तालाब के भी आप मछली पालन कर सकते हैं और पानी की आवश्यकता इसमें काफ़ी कम होती है। इस तकनीक को कहते हैं बायोफ्लॉक। इसके लिए आपको एक बड़े टैंक की आवश्यकता होगी। ये टैंक आप छत पर भी बना सकते हैं या ज़मीन पर जहाँ भी खाली जगह हो वहाँ बना सकते हैं। साधारणतः ये टैंक में लगभग 25,000 लीटर पानी रखा जाता है। आपको बता दें कि इस तकनीक में 24 घंटे बिजली की व्यवस्था रखनी चाहिए। इसमें एक एरोबिक बैक्टीरिया पलता है जिसे जीवित रहने के लिए हमेशा हवा की आवश्यकता पड़ती है। इस सिस्टम में बिना बिजली के मछली पालन नहीं हो सकता है। आवश्यक संसाधन सीमेंट टैंक, तारपोलिन टैंक, एरेशन सिस्टम, बिजली की उपलब्धता, प्रोबायोटिक्स, मत्स्य बीज आदि। बायोफ्लॉक हेतु टैंक का आकार ये लगभग 5 से 10,000 लीटर हो सकते हैं, जिसका आकार लंबाई 15 फीट, लगभग चौड़ाई 15 फीट तथा गहराई 4 फीट रखते हैं। लेकिन अब ये बायोफ्लॉक को डेवलप करने के लिए, को बनाने के लिए आपको विशेष तरह का उसमें खाद्य पदार्थ देना पड़ेगा। वैसा खाद्य पदार्थ जिसमें कि कार्बन और नाइट्रोजन ज़्यादा मिलता हो, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट जैसे मकई का आटा हो गया और इस तरह की जो चीज़ें रहती हैं, और प्रोटीन जिसमें कि सरसों की खल्ली ओगड़ा जो होता है, इनको गुड़ ओगड़ा के साथ मिला करके पहले बायोफ्लॉक छोटे से जगह में बना लेते हैं, छोटे से बर्तन में इसको बना लेते हैं, और इसके बाद फिर जो 25,000 लीटर वाले जो टैंक आपने बनाया है उसमें इसको डाला जाता है। अब जो भी आप मछली को ऊपर से खाना देंगे इस टैंक में, वो अमोनिया तो बनाएगा जरूर, लेकिन ये जो बैक्टीरिया है जो बायोफ्लॉक के रूप में आपके टैंक में डेवलप कर गया है, ये अमोनिया को तोड़ देगा और नाइट्रेट में बदल देगा, जो कि मछली के लिए हानिकारक नहीं है। और ये बैक्टीरिया को ये मछलियाँ खाते भी रहेगी, मतलब उसको भोजन भी मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ जो आपका पानी हमेशा साफ रहेगा और उसमें कोई भी जहरीला चीज़ नहीं होगा जो मछली को मार सके। इसमें आवश्यकता ये होती है जो ऑक्सीजन का सप्लाई बहुत होना चाहिए। 24 घंटा ऑक्सीजन का एरेटर लगा होना चाहिए और लगातार उसमें ऑक्सीजन का प्रवाह होना चाहिए। ये बायोफ्लॉक की सबसे ज़रूरी चीज़ है। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो अमोनिया बनता रहेगा और वो फिर मछली इसमें मर जाएगी। इसलिए अगर आप बायोफ्लॉक शुरू कर रहे हैं तो आपको ऑक्सीजन का व्यवस्था करना पड़ेगा और 24 घंटा। अगर बिजली नहीं रहे तो उसको बैटरी या जनरेटर से चलाना पड़ेगा। ये एक मुख्य अवयव है, मुख्य ज़रूरी चीज़ है जो बायोफ्लॉक में काम आती है। अब इस टैंक में आप कोई भी मछली डाल सकते हैं, लेकिन साधारणतः किसान क्या करते हैं, जो तेज़ी से बढ़ने वाली जो मछली है उनको डालने से उनकी बढ़त अच्छी मिलती है और लाभ भी अच्छा मिलेगा। आप इसमें रोहू, कतला, मृगल भी डाल सकते हैं, मांगुर डाल सकते हैं या पेंगेसियस डाल सकते हैं, तिलापिया डाल सकते हैं। लेकिन देखा यह गया है जो तिलापिया और पेंगेसियस थोड़ा हार्डी फिश है, थोड़ा वो ज़्यादा अपने अनुकूल वातावरण में तो अच्छा रहता है, ये प्रतिकूल वातावरण में भी वो थोड़ा बर्दाश्त कर सकता है। तो उस तरह का मछली यदि आप इसमें डालते हैं तो काफ़ी इससे उत्पादन मिल सकता है। एक टैंक से अगर 25,000 लीटर का टैंक है तो 500 से लेकर 1,000 किलोग्राम मछली आप उसमें निकाल सकते हैं। ये निर्भर करता है जो आप उसको खाना कैसा दे रहे हैं और पानी का क्वालिटी, पानी कैसे आप रख रहे हैं उसके अनुकूल है कि नहीं है।
बायोफ्लॉक्स तकनीक से मछली पालन करने के फायदे: कम लागत, पानी की बचत, सीमित जगह में मछली पालन, श्रमिक की कम लागत, मछलियों में बीमारियां कम लगती हैं, चोरी का खतरा नहीं होता है। साधारणतः इसमें जो उत्पादन लेते हैं हर 6 महीना पर उसको बदल देते हैं। अगर मछली आपका 3 महीना या 4 महीने में आधा किलो आकार की हो गई तो आप उसको निकाल के बाजार में बेच करके नया फिर जीरा उसमें डाल दें और फिर ले सकते हैं। तो साल में 2 से 3 बार आप आराम से यहाँ से मछली का उत्पादन ले सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। भारत में मशरूम की मांग और उत्पादन में बहुत बड़ा अंतर है। किसानों को मशरूम की खेती के लिए प्रेरित कर रहा है और ये बहुत कम लागत में अधिक मुनाफा कमाने का एक आदर्श विकल्प साबित हो रहा है। अगर किसान प्रशिक्षण लेकर इसकी खेती करें तो बेहद कम समय में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बहुत ही छोटे काश्तकार हैं जिनके पास इतनी ज़मीन नहीं है कि वो ज़मीन से बहुत ज़्यादा अर्निंग कमा सकें। ऐसे किसान भाइयों के लिए आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा बिजनेस या फिर ये कहें कि लघु उद्योग के बारे में आपको चर्चा करना चाह रहा हूँ, जिसमें मुख्य तौर से मैं आज आपको ऑयस्टर मशरूम के कल्टीवेशन के बारे में बताने वाला हूँ। जो हमें आवास की आवश्यकता होती है वो हम बहुत ही कम खर्चे में आसानी से बनाया जा सकता है। किसान भाई अपने घर पे जो उनका खफरेल घर होता है उसमें बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ठंडक अच्छी बनी रहती है, एरेशन अच्छी बनी रहती है। अगर हमें व्यापारिक तौर से बृहद स्तर पे बनाना है तो हमें इसमें बांस के जो टाट आते हैं उसके द्वारा भी हम इसको बना सकते हैं, और उसको ठंडा रखने के लिए हम उसमें जो ग्रीन नेट आता है उसको चारों ओर से कवर करके उसको ठंडा रखने के लिए बना सकते हैं। किसान भाइयों, यदि हम ऑयस्टर मशरूम की उन्नत किस्मों की बात करें तो इसमें प्रमुख है प्लूरोटस सुजोर काजू, प्लूरोटस फ्लोरिडा, प्लूरोटस फ्लेविलेटिस। आप इनमें से किसी भी किस्म का चयन कर मशरूम का उत्पादन कर सकते हैं। कैसे ऑयस्टर मशरूम को उत्पादन करना है, इसकी क्या विधि होती है और उनकी किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए, इस विषय में मैं आपको संक्षिप्त में बताना चाहूँगा। सर्वप्रथम हमको भूसा ले लेना है धान का, जो कि लगभग 1 से 1.5 इंच का टुकड़े होने चाहिए, और जितना अच्छा भूसा रहेगा उतना अच्छा हमारी मशरूम की क्वालिटी प्रोड्यूस होगी। 200 लीटर का जो पानी का ड्रम होता है वो हमें लेना है, और 200 लीटर पानी के ड्रम में हमें 100 लीटर पानी रखना है। 100 लीटर पानी में केमिकल हमें जो घोरना है, कार्बेंडाजाइम 7.5 ग्राम से लेकर के 12 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी, और फार्मेलिन जो डालना है हमें 125 ml जो है उसमें डिसॉल्व करके, और उसको अच्छे तरीके से लकड़ी से हिला करके घोल देना है। इसके पश्चात फिर वो भूसे के बोरी को हम उठा करके क्या करेंगे, 200 लीटर की पानी की टंकी में दबा देंगे और ऊपर से कुछ वजनदार चीज रख देंगे, ताकि वो हमारा कम से कम 6 घंटे और अधिकतम जो रखना है हमें 12 घंटे तक उसको डुबा करके रखना है ओवरनाइट। और अगर बोरी नहीं उपलब्ध है किसान भाइयों के पास तो डायरेक्ट भूसे को उठा करके वो क्या कर सकते हैं, टैंक में डाल देंगे और उसको 1-2 बार हाथ से प्रेस कर देंगे ताकि वो अच्छे से पानी में डूब जाए। इस तरीके से जब हमारे 6 से 12 घंटे हो जाएंगे, कम से कम 6 अधिकतम 12 घंटे होने के बाद हम उसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद अच्छे तरीके से हाथों से, दोनों हाथों से दबा करके उसको निथाड़ लेंगे। निथाड़ने के बाद हम क्या करेंगे, उसको एक जो हमने बताया आपको कि जो चटाई बिछाएंगे या फिर कोई त्रिपाल बिछाएंगे, त्रिपाल बिछाने के बाद उस पर हम क्या करेंगे, अच्छे से निचोड़ने के बाद, ताकि इतना निचोड़ना है कि अगर हाथ से दबाएं तो पानी ना टपके परंतु उसमें नमी बनी रहे। इतना करने के बाद हम उसको पूरे त्रिपाल पे उसको बिछा के फैला देंगे। फैलाने के बाद जब देखेंगे वो हल्का सा फरेरा हो गया है, फिर उसको हमें क्या करना है, अपनी पॉलीथीन बैग में उसको फिलअप करना है। पॉलीथीन बैग में फिलअप करने के लिए इसमें क्या करना पड़ता है, एक हमें परत दर परत इसमें अपने मशरूम के बीज को मिलाना पड़ता है। पहली परत हम भूसे की बनाएंगे, उसको अच्छे से हाथ से दबा देंगे। दबाने के बाद उसमें जो मशरूम का बीज रहेगा, स्पांज जिसको बोलते हैं, उसको चारों तरफ से ऐसे राउंड राउंड करके किनार किनार में डाल दिया जाता है। हमें ध्यान रखना है कि 10 किलो में लगभग 1 किलोग्राम से लेकर के 1.5 किलोग्राम स्पान तक का उपयोग करना है। बिजाई करने के बाद हमें किस चीज क्या करना है कि हमें जो पॉलीथीन लेना है उसको बहुत ही ताकत से दबाना है। दबाने के बाद उसको क्या करना है, अच्छे तरीके से ऊपर से रस्सी से बांध देना है। बांधने के बाद हमें जब उसको
जो हमारा पोकर हमने आपको बताया था, जिसको सूजा भी हम कहते हैं अपने किसान भाइयों की भाषा में, उस सूजे से क्या करना है, लगभग 8 से 12 छेद हमें उसमें कर देने हैं, ताकि उसमें पर्याप्त एरेशन होते रहे और नमी का संचार आगे पीछे बना रहे। इसके बाद ऑयस्टर मशरूम उत्पादन गृह की अच्छी तरह से सफाई कर लेना चाहिए, जिससे कि मशरूम में किसी भी तरह की बीमारी न फैले। इसके अलावा मशरूम गृह का तापमान 23 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए और आर्द्रता 70 से 85% तक बनाएं, जिससे कि ऑयस्टर मशरूम का विकास अच्छे प्रकार से हो सके। इस तरीके से हमारे मशरूम के बैग जो होते हैं तैयार हो जाते हैं। इसको फिर हम जो सीकर बोलते हैं या रस्सी बोलते हैं, उस पर स्टेप बाय करके हम लगभग, अगर हम जैसे 7 फीट का ऊंचा टांग रहे हैं तो लगभग 3 पैकेट हमारे 5-5 किलो के एक रस्सी में हम उसमें टांग सकते हैं। इस तरीके से 10 बाय 10 के कमरे में लगभग हम 50 से 60 पैकेट जो है बना करके टांग सकते हैं। और प्रति पैकेट 5 किलो जिसमें अपना पैडी स्ट्रॉ मशरूम जो अपन तैयार कर रहे हैं, उसमें प्रति पैकेट हमें लगभग 1.5 से 2 किलो गीला मशरूम हमें प्राप्त हो जाएगा। एक आखिरी सावधानी मैं बताना चाहूँगा, जब हम मशरूम की हार्वेस्टिंग करते हैं या तुड़ाई करते हैं तो डायरेक्ट हाथ से हमें क्लिपिंग एकदम से नहीं करना है। उसके लिए धारदार चाकू का इस्तेमाल करें, या फिर अगर नहीं हो पा रहा है तो ग्लव्स पहन के हमें उसको क्लॉकवाइज घुमा करके उसको तोड़ना है। डायरेक्ट झटके से नहीं तोड़ना है, उससे हमारा दूसरा मशरूम जो उत्पादन होता है उस पर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। और मैं बताना चाहूँगा कि जब हमें इसकी थोड़ी सी पैकेजिंग के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। पैकेजिंग करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बबल्स पॉलीथीन बैग, या फिर हमें जो हमारी 12 से 18 माइक्रोन की पॉलीथीन बैग आती है जो जिसमें जिपर होता है, उसका ही इस्तेमाल करें और उसमें पैक करके फिर हम उसको आसानी से मार्केट में सेल आउट कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से 1 या 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम बाजितपुर, जिला नवादा के किसान महेश कुमार ने। आप बैंगन की फसल में कीटों के नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं, तो महेश कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। आज हम चर्चा करेंगे बैंगन फसल में कीट एवं रोगों का नियंत्रण। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बैंगन फसल में मुख्यतः एक ब्रिंजल सूट एंड फ्रूट बोरर कीट का प्रकोप होता है और ये कीट इस फसल को बहुत ज़्यादा मात्रा में क्षति पहुंचाता है। कई बार पूरे के पूरे जो खेत होते हैं वो इस कीट के द्वारा प्रभावित होकर और पूरा फल होता है वो नष्ट हो जाता है और किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा हानि होती है। ये कीट पहले शाखाओं में पाया जाता है और जहाँ ये कीट पाया जाता है कुछ समय बाद में शाखाएं धीरे धीरे करके सूखना प्रारंभ कर देती हैं। तो ये प्रारंभिक अवस्था होती है इस कीट की, और अगर इस कीट को हम समय पर नियंत्रित नहीं करते हैं तो जैसे ही फल बनता है उस फल में ये कीट प्रवेश कर जाता है और उन फलों की गुणवत्ता को भी प्रभावित कर देता है। किसान भाइयों, फल और तना छेदक कीट के नियंत्रण के हेतु फसल में 6 से 7 फेरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ के हिसाब से लगाने चाहिए। इसके साथ फसल में लाइट ट्रैप का भी उपयोग करना चाहिए। यदि फसल में नुकसान आर्थिक क्षति स्तर से अधिक है तो आप रासायनिक नियंत्रण के लिए 1 मिलीलीटर इंडोक्साकार्ब दवा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर फसल पर छिड़काव करें, जिससे फल और तना छेदक कीट का नियंत्रण हो जाएगा। तो इस कीट का नियंत्रण के लिए हमें नीम ऑयल का छिड़काव भी कर सकते हैं और इसके अलावा स्पाइनोसेड 45 SC लगभग 3 ml 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करके भी इसका नियंत्रण कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोफेनोफॉस 50 cc 2 ml पर लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करके और इस कीट को हम नियंत्रित कर सकते हैं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों की चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है।
उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18, बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088922163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।